जनवरी 2024 जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वो सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं था। वो बन गया भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इमोशनल और फाइनेंशियल क्राउड फंडिंग ड्राइव। देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई अपनी अटूट श्रद्धा के रूप में मंदिर के दान पात्र में समर्पित कर दी। हर दिन 70 से 80 हजार श्रद्धालु, हर साल 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश फ्लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इतना बेहिसाब पैसा, इतना सोना और चांदी एक जगह इकट्ठा होता है तो वहाँ किस स्तर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए होता है? और क्या होगा अगर उसी पवित्र धन के बीच से करोड़ों रुपए रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे? साल 2026 में पूरे देश में एक ऐसी खबर आई जिसने हर एक सनातनी और हर एक भारतीय को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए का भारी घपला हुआ है। शुरुआत में तो जनता को लगा कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, चुनाव के बाद का एक और सामान्य राजनीतिक आरोप। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया, तो इस पूरी कहानी ने एक नया और बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया। सिर्फ कुछ ही दिनों की जांच के अंदर पुलिस ने 8 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मंदिर ट्रस्ट के बड़े बड़े अधिकारियों पर उंगलियां उठने लगीं और देखते ही देखते यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज की इस एक्सक्लूसिव केस स्टडी में हम किसी भी तरह की राजनीति पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे शुद्ध बिजनेस, सिस्टम और सिक्योरिटी की। कैसे एक चाक चौबंद सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच से सातरे दिमागों ने लूप होल्स निकाले। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसे फेक रसीद एक्ट कहा जा रहा है, और इस पूरे घपले के बीच का असली मास्टर प्लान क्या था? चलिए आज के इस वीडियो में इसे बेहद गहराई से और बिना किसी पक्षपात के समझते हैं। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एप्पल हो, टाटा हो या फिर तिरुपति बालाजी मंदिर हो, पैसे का पूरा मैनेजमेंट एक बेहद सख्त और तय प्रोटोकॉल के तहत काम करता है। राम मंदिर ट्रस्ट के पास पूरे मंदिर परिसर में लगभग 35 बड़े डोनेशन बॉक्स यानी दान पात्र लगाए गए हैं। इन बॉक्सेस में हर दिन लाखों का कैश, चांदी के सिक्के और कीमती सोने के आभूषण आते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इतना बड़ा घपला आखिरकार हुआ कहाँ? एसआईटी की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यानी शुरुआती जांच के मुताबिक इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा लूपहोल मंदिर के काउंटिंग रूम यानी नोटों की गिनती वाले कक्ष में छुपा हुआ था। नियमों के मुताबिक जब भी दान पात्र से भारी कैश निकाला जाता है तो उसे सीसीटीवी कड़ी निगरानी में कई लेयर्स की चेकिंग और सिक्योरिटी ऑडिट के बाद गिना जाता है। लेकिन एसआईटी की जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 27 अप्रैल से लेकर 5 जून के बीच, जो कि लगभग सवा महीने का समय था, करीब 17 बार ऐसी घटनाएं हुई जहां काउंटिंग रूम के सीसीटीवी कैमरे या तो रहस्यमयी तरीके से अचानक बंद हो गए या फिर उनके एंगल्स को जानबूझकर इस तरह मैनिपुलेट किया गया कि कैश गिनने वाले कर्मचारियों के हाथ कैमरों में साफ दिखाई न दें। यहीं पर एंट्री होती है नेपोटिज्म और कमजोर इंटरनल मैनेजमेंट की। आरोपों के मुताबिक कैश काउंटिंग रूम में जिन लोगों को तैनात किया गया था उनमें से कई लोग ट्रस्ट के ही कुछ अधिकारियों के करीबी रिश्तेदार या सिफारिशी लोग थे। इन लो लेवल एम्प्लॉयज ने जल्दी समझ लिया कि जब रोजाना करोड़ों का कैश उनके सामने खुला पड़ा हो और सीनियर मैनेजमेंट टीम थोड़ी सी लापरवाही दिखाए तो वहां से धीरे धीरे कैश गायब करना बेहद आसान हो जाता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां देश की सबसे बड़ी, सबसे एडवांस सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, वहां कुछ आम कर्मचारियों ने सिस्टम के सबसे बुनियादी नियम, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक स्टाफ चेकिंग को आसानी से बाईपास कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ सीधे कैश गायब करने की बात थी। इस घपले का एक और भी गहरा और अंधकार में पहलू था जिसे देखकर कुछ जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए, और वो था द फेक रसीद सिस्टम। अगर आप किसी मंदिर में कोई बड़ा दान देते हैं तो आपको उसके बदले में क्या मिलता है? यकीनन एक ऑफिशियल रसीद, ताकि आपको इस बात का पक्का सबूत मिल सके कि आपकी गाड़ी कमाई का पैसा बिल्कुल सही और पवित्र जगह पर गया है। घपला करने वाले इन 7 अपराधियों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि अगर वो सिर्फ सीधे डोनेशन बॉक्स से कैश चुराते रहेंगे तो एक ना एक दिन सालाना कैश ऑडिट में ये गड़बड़ी आसानी से पकड़ी जाएगी, क्योंकि चढ़ावे का अनुमानित आंकड़ा कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बेहद शातिर और टेक्निकल तरीका अपनाया जिसे पुलिस ने फेक डोनेशन रसीद बुक्स का नाम दिया। एसआईटी की चार्जशीट और पुलिस की इंटेरोगेशन में जो खुलासे हुए वो किसी भी समझदार इंसान को हैरान कर देंगे। आरोपियों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के असली लोगों, फॉन्ट और
हूबहू डिजाइन का इस्तेमाल करके नकली रसीद बुक्स प्रिंट करवा ली थीं। जब भी देश के किसी हिस्से से कोई बड़ा कारोबारी वीआईपी या कोई भोला भाला भक्त बड़ा दान देने के लिए मंदिर पहुंचता तो ये आरोपी उसे मुख्य ऑफिशियल काउंटर के बाहर ही रोक लेते थे। भक्तों को लगता कि ये मंदिर के ही अधिकृत और यूनिफॉर्म पहने हुए कर्मचारी हैं। भक्त उन्हें लाखों रुपए का कैश सौंप देते और बदले में ये ठग उन्हें बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली रसीद थमा देते थे। वो पैसा ना तो कभी मंदिर के दान पात्र तक पहुंचता था और ना ही राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिशियल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाता था। वो पूरा का पूरा पैसा सीधे इन ठगों और उनके आकाओं की जेबों में जा रहा था। शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि सिर्फ इस नकली रसीद के जरिए ही लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का सीधा गबन किया गया। लेकिन क्या इस पूरे घपले का अंत यहीं हो गया? बिल्कुल नहीं। जैसे ही मंदिर मैनेजमेंट को इसकी भनक लगी, उन्होंने इस फ्रॉड को रोकने के लिए एक बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया। उन्होंने पेपर रसीदों को पूरी तरह से बैन करके 100% डिजिटल ऑनलाइन रसीद सिस्टम अनिवार्य कर दिया। अब भक्तों को सिर्फ क्यूआर कोड और डिजिटल स्वैप मशीनों के जरिए सीधे ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दी गई। जैसे ही डिजिटल ट्रांसपेरेंसी आई, इन ठगों का नकली रसीद का यह पूरा धंधा ठप हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करोड़ों रुपए पहले ही गायब किए जा चुके थे और अब बारी थी देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल और लीगल ब्लास्ट की। जून के महीने में जब यह मामला पूरी आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने आया तो पूरे भारत का पॉलिटिकल टेम्परेचर अचानक आसमान छूने लगा। विपक्षी पार्टियां, विशेषकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। विपक्ष का आरोप था कि यह घपला सिर्फ 2-3 करोड़ का नहीं है, बल्कि अगर इसकी गहराई से फॉरेंसिक जांच कराई जाए तो यह पूरा घोटाला 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निकल सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संगठनों पर इंस्टीट्यूशनल फेलियर और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल और लीगल पॉइंट है जो अक्सर आम जनता को समझ नहीं आता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक पूरी तरह से ऑटोनोमस यानी स्वायत्त संस्था है। इसका सीधा मतलब यह है कि इसके रोजमर्रा के काम, इसके फाइनेंस या इसके बैंक अकाउंट्स पर उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। इस ट्रस्ट को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद ही गठित किया गया था। इसलिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराना कानूनी रूप से सही नहीं था। लेकिन प्रशासनिक जवाबदेही तो पूरी तरह से ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों की ही बनती थी। दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि ट्रस्ट के अंदरूनी गलियारों में भी उथल पुथल शुरू हो गई। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और प्रमुख ट्रस्टी अनिल मिश्रा को उनके पदों से मुक्त होना पड़ा। चंपत राय ने एसआईटी को दिए अपने आधिकारिक बयानों में कहा कि बैंक रिकॉर्ड्स और काउंटिंग रूम में जो भी खामियां हुई उसकी पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह से बेगुनाह बताया, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ट्रस्ट के ढांचे में बदलाव करने ही पड़े। उनकी जगह तुरंत कृष्णा मोहन को मंदिर का अंतरिम जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने एसआईटी को एक कड़ा पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मांग की कि जो विपक्षी नेता बिना किसी ठोस सबूत के 200 करोड़ के घपले का दावा कर रहे हैं उन्हें ही बुलाकर पूछताछ की जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यह मामला अब सिर्फ एक स्थानीय पुलिस जांच तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि देश की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पूरे केस की निष्पक्ष और समयबद्ध निगरानी की याचिकाओं पर लगातार सुनवाई कर रही है। दोस्तों, इस पूरे अध्यय डोनेशन केस स्टडी से देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें दो सबसे बड़ी सीख मिलती हैं। पहली है 100% ट्रांसपेरेंसी और दूसरी है एडवांस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। चाहे कोई नया स्टार्टअप हो, कोई बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी हो या फिर दुनिया का कोई भी प्रतिष्ठित धार्मिक ट्रस्ट, अगर आप पूरी तरह से कैश हैवी इकोनॉमी पर निर्भर रहेंगे तो इंसानी लालच यानी ह्यूमन ग्रीड हमेशा सिस्टम के अंदर कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही निकालेगी। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने खुद इस पूरे घटनाक्रम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे हिंदू आस्था पर एक दाग करार दिया है। इस तरह के वित्तीय घपलों से हमेशा के लिए बचने के लिए अब समय आ गया है कि बड़े धार्मिक संस्थानों को भी कॉरपोरेट्स की तरह ही पूरी तरह प्रोफेशनल बनाया जाए। सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि यहाँ हर 6 महीने में एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी फॉरेंसिक ऑडिट अनिवार्य हो। इसके साथ ही इंसानी हाथों से मैनुअली कैश काउंटिंग करने की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करके एडवांस्ड एआई पावर्ड कैश सॉर्टिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये मशीनें न सिर्फ
हर एक नोट को ट्रैक करती हैं, बल्कि जब तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मल्टीलेयर ऑथेंटिकेशन ना हो तब तक काउंटिंग रूम का मुख्य दरवाज़ा भी नहीं खुल सकता। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों में एआई मोशन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ताकि अगर कोई कैमरे से छेड़छाड़ करने की कोशिश भी करे तो सीधे सेंट्रल कमांड को अलर्ट चला जाए। भक्तों द्वारा किया गया दान सिर्फ कागज का नोट या पैसा नहीं होता, वो उनकी अटूट आस्था और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। और जब समाज में विश्वास टूटता है तो उसकी भरपाई दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी रकम या कोई भी कानून नहीं कर सकता। अब पूरे देश की नज़रें सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी की फाइनल चार्जशीट पर टिकी हैं कि इस पूरे घपले के पीछे असल में कौन कौन से बड़े चेहरे और मास्टरमाइंड शामिल थे। आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे घपले के पीछे सिर्फ इन पकड़े गए 8 छोटे कर्मचारियों का ही हाथ था, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था? अपनी कीमती और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह फैक्ट बेस्ड और बिना किसी एजेंडे के बनाई गई केस स्टडी ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी बेहद दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।